हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हियर में स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने उदारवाद को स्टार्ट किया था, यानी लिबरलिज्म को स्टार्ट किया था, जिसके 2 वीडियोस जो है मैंने अपलोड कर दिए हैं। उन दोनों वीडियोस में हमने उदारवाद की विशेषता, उदारवाद के उदय के कारण और उदारवाद के विविध रूप को देखा था, जिसमें हमने विविध रूप में सबसे पहला पारंपरिक उदारवाद को देखा था। अगर आपने मेरी उन वीडियो को नहीं देखा है तो उसके लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आधुनिक उदारवाद को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये वीडियो। 19वीं सदी के अंत तक औद्योगिक क्रांति और हस्तक्षेपी नीति के कुछ गंभीर परिणाम हमारे सामने आए। ठीक है, तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि पारंपरिक उदारवाद जो है हस्तक्षेप की नीति को अपनाता है। ठीक है, यानी कि अर्थव्यवस्था में जो सरकार है वो कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। सरकार का जो है न्यूनतम सरकार का हस्तक्षेप जो है न्यूनतम होगा। ठीक है, तो इसके अलावा 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था, औद्योगिक क्रांति आई थी। तो औद्योगिक क्रांति और ये जो हस्तक्षेपी नीति है, इसके कारण जो है पूंजीवाद का उदय हुआ। अब क्या हुआ पूंजीवाद के उदय से कि जो पूंजी है वो थोड़े बहुत लोगों के हाथों में ही रह गई। ठीक है, मतलब जो उद्योगपति है उनके हाथों में ही केंद्रित हो गई, जिसके कारण कारखानों से होने वाले व्यापक लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाया या उनको उद्योग के लाभ का कुछ भी हिस्सा नहीं मिला। जिसका परिणाम क्या हुआ, जिसका परिणाम हुआ कि गरीबी जो है बढ़ने लगी। ठीक है, दूसरी ओर औद्योगिक क्रांति के कारण वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन के मांग में वृद्धि हुई। ठीक है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति हुई थी तो जिस कारण जो है वस्तुओं का उत्पादन और जो सेवा है उसकी मांग में वृद्धि हुई, जिस कारण दोनों का स्तर जो है अत्यधिक हो गया। पर ज़्यादातर लोग जो है इन वस्तुओं को खरीद नहीं सकते थे और इन सेवाओं का उपभोग नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि औद्योगिक क्रांति के कारण जो है आम लोगों के पास पैसे नहीं थे, गरीबी आ गई थी। ठीक है, वे गरीबी से पीड़ित हो गए थे। क्यों? क्योंकि पूंजी जो है कुछ ही लोगों के हाथ में केंद्रित होकर रह गई थी। जो अर्थव्यवस्था है वो अस्त व्यस्त हो गई थी, कुछ समय के लिए जो है बाधित ही हो गई थी। अंत में इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हो गया अत्यधिक मंदी। ठीक है, 1929 1930 के आसपास जो है विश्व में जो है आर्थिक मंदी आई थी, वो इसी का परिणाम था। ठीक है, जिसकी वजह से जो है पूरे विश्व को जो है आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा उद्योगपति वर्ग क्या करते थे, वो अपनी शक्तियों का जो प्रयोग है वो केवल आर्थिक कार्यों में ही नहीं बल्कि कुछ हद तक जो सरकार का काम है उसको नियंत्रित करने में भी करते थे, जिस कारण जो सामाजिक सुधार के जो काम है उसमें बहुत सारी बाधाएं आती थी। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या हुआ, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो इन परिस्थितियों के कारण जो है जो उदारवादी विचारक थे उन्होंने जो है इन्हीं परिस्थितियों के अनुसार जो है उदारवाद में संशोधन किया। ठीक है, और विद्वानों ने राज्य के स्वरूप और उसके कार्यों, स्वतंत्रता की प्रकृति और स्वतंत्रता और सत्ता के मध्य जो संबंध है इसको दोबारा से परीक्षण किया। ठीक है, इस प्रकार उदारवाद के नए स्वरूप यानी सकारात्मक उदारवाद का जो है जन्म हुआ। उदारवाद के इस कड़ी के चिंतकों का यानी जो सकारात्मक उदारवाद है उनके चिंतकों का विश्वास है कि सरकार को उन बाधाओं को हटा लेना चाहिए जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के मार्ग में आड़े आते हैं। ग्रीन के अनुसार सरकार की अत्यधिक शक्ति प्रारंभिक युग में स्वतंत्रता के विरुद्ध एक बड़ी बाधा थी। स्टार्टिंग के युग में क्या था कि सरकार की जो शक्ति थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो जो ग्रीन है उन्होंने कहा कि जो सरकार की अत्यधिक शक्ति है वो प्रारंभिक युग में स्वतंत्रता के विरुद्ध जो है एक बड़ी बाधा थी, पर 19वीं शताब्दी के मध्य ये शक्तियाँ जो है भारी मात्रा में कम हो गई या फिर इनका जो है न्यूनीकरण हो गया सरकार की शक्तियों का। अब एक नए प्रकार की समस्या पैदा हो गई थी। अब नए प्रकार की समस्या क्या थी? वो थी गरीबी, रोग फैलना, भेदभाव, शोषण और उपेक्षा। इन सब का निदान केवल एक ही था और वो क्या था? सरकार द्वारा जो है सकारात्मक सहायता प्रदान करना। सबसे पहले मिल ने, जो जॉन स्टुअर्ट मिल है, उन्होंने कहा
कि व्यक्ति के व्यक्तित्व की गरिमा एक स्वतंत्र समाज में ही प्राप्त हो सकती है। ठीक है, एक अच्छा समाज वो होता है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा जीवन को संतोष देने वाले अवसरों के मार्ग खोलता है। स्वतंत्रता व्यक्ति के हितों का प्रतीक होने के साथ साथ सामाजिक हित का भी संकेतक होता है। ठीक है, जो मील है उनका मत है कि एक स्वतंत्र समाज में राज्य का कार्य व्यक्ति को अकेला छोड़ना नहीं होता, बल्कि उसके लिए अवसर को बनाना, अवसर बढ़ाना और समानता लाने के लिए जो है एक अभिकरण के रूप में जो है अपनी भूमिका निभानी होती है। मील के बाद जो है ग्रीन, हॉबहाउस, लास्की ने जो है इस क्रम को आगे बढ़ाया। जो ग्रीन है उनका कहना है कि उदारवादी चिंतन का जो केंद्र है वो मानव कल्याण है, जिसमें हर व्यक्ति अपना अपना हिस्सा लेने में सक्षम होता है और इसी के आधार पर कानून का जो है निर्माण किया जा सकता है। सकारात्मक भूमिका निभाते हुए ऐसी परिस्थिति, जो सरकार है या राज्य है, सकारात्मक भूमिका निभाते हुए ऐसी परिस्थितियां पैदा करे जिसमें व्यक्तिजन जो है प्रभावी रूप से अपनी नैतिक स्वतंत्रता का जो है प्रयोग कर सके। इसके अलावा जो ग्रीन है उन्होंने स्वतंत्रता की परिभाषा दी है। अब उन्होंने स्वतंत्रता की क्या परिभाषा दी है उसको देखेंगे। तो ग्रीन का कहना है कि स्वतंत्रता उन कार्यों को करने या उन वस्तुओं का उपयोग करने की सकारात्मक शक्ति है जो करने या भोगने योग्य है। ग्रीन के मत में एक उदारवादी सरकार का कार्य एक स्वतंत्र समाज के अस्तित्व को प्रोत्साहित करना है। ऐसी सरकार नैतिक विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं, कौन कौन सी बाधा है, अज्ञानता, अंधविश्वास, अशिक्षा, निर्धनता, स्वास्थ्य संबंधी समस्या आदि को दूर करने का जो है प्रयत्न कर सकती है। ठीक है, अब हमने तो ये जो मील है उनके विचारों को जो ग्रीन है उनके विचारों को देखा है। अब हम देखेंगे जो हॉबहाउस है उनके क्या विचार है। ठीक है, तो हॉबहाउस ने भी स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण का खंडन किया है और स्पष्ट किया है कि व्यक्तिगत हित और सर्वहित को अलग अलग नहीं माना जा सकता। राजनीति का लोकतंत्रीय आधार राज्य के कार्य क्षेत्र में जो है विस्तार करना चाहता है। राज्य ना तो खुद में साध्य हो सकता है और ना ही असीम शक्तियों का स्वामी। राज्य का मुख्य काम क्या है? ऐसी परिस्थिति पैदा करना जिसमें मनुष्य का जो है मानसिक और चारित्रिक विकास हो सके। राज्य के निवासी खुद के प्रयासों से वो सब कुछ प्राप्त कर सके जो पूरी नागरिक कुशलता के लिए जरूरी है। अब हम लास्की के चिंतन को देखेंगे। तो लास्की ने उदारवादी चिंतन की जो है व्यापक समीक्षा की है और उदारवाद का ऐसा रूप प्रस्तुत किया जो समाजवादी ध्येय और लोकतंत्रीय शासन प्रणाली का समन्वय था तथा राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को प्रतिबिंबित करता है। लास्की ने पूंजीवाद के उस रूप की भर्त्सना की जो राज्य पर हावी हो जाता है और ये विचार रखा कि जन कल्याण की दृष्टि से पूंजीपतियों पर राज्य का नियंत्रण जो है जरूरी है। उन्होंने राज्य को सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देने वाली संस्था माना। ठीक है, इसके अलावा जो लास्की है उन्होंने इस बात की भी वकालत की है कि निजी संपत्ति का जो अधिकार है वो पूरी तरीके से मान्य नहीं है और राज्य को आवश्यक रूप से लोगों के कल्याण करने और सुरक्षित रखने के कार्य जो है करना चाहिए और कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की आर्थिक स्वतंत्रता के अधिकार पर पाबंदी लगा देना जो है गवर्नमेंट के लिए कोई विशेष कठिन कार्य नहीं है। इसके अलावा जो गैलब्रेथ है उन्होंने पूंजीवाद में आ रहे नए आर्थिक संकटों से बचने के लिए जो है आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप को जरूरी माना। मैकाइवर ने एक सेवाधर्मी राज्य का विचार प्रस्तुत किया और तर्क दिया कि राज्य अपने सभी नागरिकों का हित साधन करके ही उनसे जो है अपनी निष्ठा की मांग कर सकता है। कुल मिलाकर अगर हम आधुनिक उदारवाद को देखें तो यह एक ऐसे सकारात्मक कल्याणकारी राज्य का खाका प्रस्तुत करती है जिसमें मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से नियमित करता है जिससे समाज के वंचित तबकों तक युक्ति संगत सहायता पहुंचाई जा सके और सार्वजनिक कल्याण की दृष्टि से राज्य के अंदर कुछ अनिवार्य सेवाएं कौन कौन सी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के साधन, मनोरंजन के साधन, बीमारी और वृद्धावस्था में सहायता
आदि का जाल बिछाकर जन कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। टोटल मिला के जो आधुनिक उदारवाद है ये जो है राज्य के हस्तक्षेप को जो है ज़रूरी मानता है। ठीक है, नकारात्मक उदारवाद की वजह से क्या हुआ था कि विश्व में जो है गरीबी बढ़ने लगी थी, आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा था पूरे विश्व को। ठीक है, तो जिस कारण जो है उदारवादी चिंतक थे उनको जो है पारंपरिक उदारवाद में चेंजेस करने पड़े। ठीक है, और सबसे पहले जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो नकारात्मक उदारवाद है उसको सकारात्मक उदारवाद में जो है चेंज करने की कोशिश की। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं रिप्लाई कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।